हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 52, सम एडजेक्टिव्स दैट एंड इन ly कैन ओनली बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि कुछ कुछ वर्ड्स है जिसके एंड में यानी कि सफिक्स में ly होता है। अब वो कभी कभी एडजेक्टिव्स भी हो सकता है या फिर एडवर्ब भी हो सकता है। अब हमें कैसे पहचानना है कि वो वर्ड कौन सा है? अगर ly के पहले जो वर्ड है वो नाउन है, उसके साथ ly है, तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव के साथ ly है तो उसे हम एडवर्ब कंसीडर करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर कावर्डली। अब कावर्डली में द वर्ड कावर्ड, ये क्या है? ये एक नाउन है। अब इसके साथ ly आ गया तो फिर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो आपको बस इतना याद रखना है, हर एक ly वाला वर्ड एडवर्ब नहीं है, आपको इतना याद रखना है। और कैसे पहचानेंगे? ly के पहले वाला जो वर्ड है, अगर वो नाउन है तो द वर्ड इज एडजेक्टिव, अगर वो एडजेक्टिव है तो वो पूरा वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल में है, इसे आप रट सकते हो चाहो तो। माइजरली, कावर्डली, ये सब आता है एग्जाम में बहुत। वीकली, ईयरली, ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एडवर्ब्स, मतलब ये एडवर्ब्स नहीं है, ये सारे एडजेक्टिव्स है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स में, ही बिहेव्ड फ्रेंडली। अब ये गलत हो गया क्योंकि देखो बिहेव के बाद फ्रेंडली वर्ड लिखा है। फ्रेंडली वर्ड इस सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, तो इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते, तो ये रॉन्ग यूज हो गया। तो हमें कैसे लिखना है? ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। ओके, तो यहाँ पर इसको हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया। ओके, सो आपको इतना बस याद रखना है कि ये जो ly वाले जो एडजेक्टिव वर्ड्स है, ly वाले जितने भी वर्ड्स एडजेक्टिव है, वहां पर हमें इन ए फ्रेंडली मैनर, इन ए कावर्डली मैनर, इन अ माइजरली वे, इस तरह से उसको सेंटेंस में यूज करना है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 53, ओमिशन ऑफ आर्टिकल दा। मतलब इसका मतलब है कि दा हम कहाँ कहाँ पर यूज नहीं कर सकते, वो हमें याद रखना है। तो देखो कहाँ पर नेम ऑफ सिटीज, जैसे कि लॉस एंजलिस, सिडनी, ये सब सिटीज के पहले दा यूज नहीं कर सकते। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, स्ट्रीट्स, ये तो इजी वर्ड्स है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सिटीज, कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्ट्रीट, इसके पहले हम दा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, moving on to the next rule, use of da in comparisons. Da is used in comparative phrases. अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हम क्या जानते हैं कि द को हम कब यूज कर सकते हैं? इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री हम द को यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी कंपैरिजन में भी, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर भी हम कभी कभी द को यूज करते हैं। तो कैसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, द हायर यू गो द क्लोजर द कूलर इट इज। तो यहाँ पर हायर, कूलर, ये सारे क्या क्या है? दीज ऑल आर कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखो द का यूज कर रहे हैं। जब भी सेंटेंस में दोनों एडजेक्टिव के बारे में बात की जा रही है, वहां पर हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, द फास्टर यू वर्क द सूनर यू रीच। ठीक है, तो ऐसे वाले जो सेंटेंस है वहां पर हमें द यूज करना है। अब यहाँ पर देखो कभी कभी मेटाफॉर्स के केस में हम दा को यूज करते हैं। मतलब जब भी किसी चीज को दूसरी किसी चीज से कंपेयर करनी हो, उस केस में हम मेटाफोरिकली और किसी चीज को डिस्क्राइब करनी है तो वहां पर हम दा लगा सकते हैं। जैसे कि देखो, ही इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक पर्सन को महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम वहां पर दा लगा रहे हैं। ठीक है,
और मेटामॉर्फिकली अगर किसी चीज को कंपेयर करना हो तो वहां पर हम द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली को हमने पेरिस के साथ कंपेयर कर दिया मेटामॉर्फिकली, तो यहाँ पर हमने द यूज किया। ओके, बस इतना सा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 55, यूज ऑफ मेल एंड फीमेल बिफोर नाउन्स। अब देखो, यहाँ पर दो दो चीजें हैं, मेल फीमेल एंड मैन वुमन। तो आपको बस एक सीधी सी चीज याद रखनी है, किसी प्रोफेशन के पहले हम मैन मैन वुमन यूज करते हैं, प्रोफेशन। एंड अगर किसी कोई प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो वहां पर हम मेल या फीमेल का यूज करते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज जिसको, मतलब ऐसी कोई चीज जो हम यूज करते हैं उसके आगे हम मेल या फीमेल यूज करते हैं। एंड जब भी कोई प्रोफेशन की बात हो वहां पर हम मैन वुमन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मेल और फीमेल बिफोर अ नाउन डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई भी नाउन के पहले हम लगा सकते हैं जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, या फिर मैन वुमन बिफोर अ नाउन डिस्क्राइब प्रोफेशन और पोस्ट। ठीक है, बस इतना से याद रखना है। अब एग्जाम्पल हम कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर देखो फीमेल डॉक्टर एंड वुमन डॉक्टर लिखा हुआ है। तब देखो डॉक्टर दोनों जगह पर फिक्स है, लेकिन यहाँ पर फीमेल लिखा है, इसका मतलब ये डॉक्टर की जेंडर को नहीं बता रहा है। ये बोला जा रहा है कि वो डॉक्टर फीमेल लोगों के डॉक्टर है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखो वुमन डॉक्टर, इसका मतलब है कि ये उस डॉक्टर के जेंडर को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मतलब वो डॉक्टर एक फीमेल है। सेकंड सेकंड वाला डॉक्टर की जेंडर को बता रहा है, एंड फर्स्ट वाला उस डॉक्टर के प्रोफेशन, मतलब कि वो फीमेल लोगों के डॉक्टर है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है। और एक और एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हो, बस इसको याद रखो कि मैन और वुमन सोल्जर एंड मेल और फीमेल पर्स। ठीक है, आप बस इनको याद रखो तो आपका आधा काम यहाँ से हो जाएगा। बस इन दो चीजों को आप याद रख लो, बाकी चीजें यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है। मेल और फीमेल के साथ कोई प्रोडक्ट आएगा, मैन और वुमन के साथ प्रोफेशन आएगा, मेल और फीमेल पर्स, मैन और वुमन सोल्जर। बस एग्जाम्पल के थ्रू याद रखो, सब याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट रूल नंबर 56। अब ये देखो, ये एंटीसीडेंट रूल, ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये रूल बेसिकली इज अबाउट हुएवर एंड हुमेवर, हुएवर और हुमेवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है, मैंने आपको पहले पार्ट 1 में आपको मैंने पढ़ाया था कि हु और हुम को हमें कहाँ पर यूज करना है। हु सब्जेक्टिव है एंड हुम ऑब्जेक्टिव है। मैंने ऐसे समझाया था, अगर सेंटेंस में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब, अगर सेंटेंस में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब आता है तो वहां पर हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस, तो वहां पर हम हु को लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई भी अगर सेंटेंस में कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है तो वहां पर हम हुम का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर हमें हुएवर और हुमेवर ये कहाँ पर यूज करना है, जब भी सेंटेंस में ये जो हु और हुम का जो पोजीशन है उसके पहले अगर यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन नहीं रहता है, देखो यहाँ पर हिम लिखा है और नेक्स्ट वाले में हर लिखा है। अब ये प्रोनाउंस अगर मिसिंग है किसी सेंटेंस में तो उन केस में हम यहाँ पर हुएवर या हुमेवर लिखेंगे। ओके, समझ गए? बस बस इतना सा है कि ये जो हु और हुम वाला जो पोजीशन है उसके पहले अगर कोई भी प्रोनाउन वहां पर नहीं है तो उस केस में हम हु और हुम की जगह सिंपली हुएवर और हुमेवर लगा देंगे। अब यहाँ पर हुएवर सब्जेक्टिव है एंड हुमेवर ऑब्जेक्टिव है।
तो जिस भी केस में जैसे हमने हु और हुम को जैसे प्लेस किया था, वही रूल लगाकर हम यहाँ पर भी हुएवर और हुमेवर को प्लेस करेंगे। बस आपको इतना देखना है कि उस पोजीशन के पहले कोई प्रोनाउन है या फिर नहीं है। ओके, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उस केस में हम, जैसे कि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, राम मेट, तो यहाँ पर हिम था बट हमें यहाँ पर हिम को नहीं रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, whoever, whoever they say has helped us. Okay, अब नेक्स्ट रूल नंबर 57, रूल ऑफ क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग में क्या है, देखो एक सिंपल सा रूल है, बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आएगा। अब इस टैग को हम कैसे लिखते हैं, वहां पर क्या होता है, ओनली सब, ओनली वर्ब एंड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मतलब ओनली सब्जेक्ट और वर्ब होता है उस टैग के अंदर। अब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब, जो सब्जेक्ट एंड जो वर्ब हमें फर्स्ट क्लॉज में दिया गया है वही सब्जेक्ट एंड वर्ब हम टैग में भी यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ही हैज वर्कड वेरी हार्ड, इस क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है, ही, एंड वर्ब कौन सा है, हैज। तो टैग में भी हम क्या लगाएंगे, हैजंट ही। अब हैजंट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका टैग नेगेटिव में आएगा। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव था, ही हैज वर्कड वेरी हार्ड, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका टैग नेगेटिव में आ गया। हैज को हमने हैजंट कर दिया, हैजंट ही करके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही हैज नॉट वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही एंड वर्ब हैज, तो इसका टैग भी हैज ही आएगा। अब हैज ही, अब देखो सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव था क्योंकि सेंटेंस पे यहाँ पर देखो फर्स्ट क्लॉज में, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में नॉट है, तो इसका मतलब इसका टैग पॉजिटिव आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने हैज ही लगा दिया, ठीक है। बस इतना सब, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, आप बस इतना याद रखो। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, और सब्जेक्ट और वर्ब उसी फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट एंड वर्ब भी हम टैग में यूज करेंगे, बस इतना सा। अभी के लिए इतना याद रखो, आगे हम धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और क्या कौन कौन से रूल्स हमें याद करने हैं क्वेश्चन टैग में, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 58। ये देखो, अब क्वेश्चन टैग में कौन सा कैसा कैसा एरर एरर आता है। अब देखो, पिछले वाले में मैंने क्या कहा था कि जो सब्जेक्ट वर्ब हम फर्स्ट क्लॉज में यूज करेंगे वही टैग में होगा, लेकिन इन केस ऑफ एम, जहां पर भी वर्ब एम आ गया, मतलब आई एम, ये जहां पर भी आ गया उसका टैग आर आई आएगा। मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब एम है तो टैग में वो एम बदलकर आर हो जाएगा, बस एम नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में एम है तो टैग में वो आर आएगा, एम नहीं आएगा। अब कैसे यूज करना है, वही पहले वाला, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, तो ये तो पॉजिटिव में जा रहा है तो इसका टैग नेगेटिव नेगेटिव में होगा, इसका मतलब वो हो जाएगा आर्नट आई, ठीक है। बस इतना सा है, ये बिल्कुल याद रखो, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इससे बहुत सारा एरर्स आता है एग्जाम में, ठीक है। अब रूल नंबर 59, यूज ऑफ सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, ये सारे ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग कैरी करते हैं। इसका मतलब कोई भी सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड्स आ गए, उसका मतलब उस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, ये बिल्कुल रट लो, ये वर्ड्स याद रख लो, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, ओके। अब इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव में आएगा, समझ गए। मतलब अगर फर्स्ट क्लॉज में ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो फर्स्ट क्लॉज नेगेटिव में जा रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव में लिखना है। एग्जाम्पल देखो, ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस, सेल्डम आ गया, सेल्डम का मतलब हमने क्या बोला था,
दिस इज नेगेटिव वर्ड, तो इसका टैग हो जाएगा डज ही। टैग देखो पॉजिटिव में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे हैव बेयरली इनफ टू पे रेंट। अब बेयरली आ गया मतलब नेगेटिव में चला गया, तो इसका टैग हम पॉजिटिव में करेंगे, हैव दे। अब यहां पर देखो इस सेंटेंस में, यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि मैंने पहले ही कहा था कि जो सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट क्लॉज में आएगा वही हम टैग में भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट तो ही था, ही टैग में भी लिखा है, लेकिन वर्ब वाले पोर्शन पे यहाँ पर कम्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने डस क्यों लिखा? क्योंकि इन केस ऑफ, अब ये देखो ये कोई टू बी वर्ब नहीं है। अगर टू बी वर्ब होता है, और टू बी वर्ब मैंने आपको क्या बोला था पिछले वाले वीडियो में, मैंने आपको कहा था कि टू बी वर्ब कौन कौन से वर्ब होते हैं, इज, एम, is, am, are, has, have, ये सारे टू बी वर्ब्स होते हैं। अगर फर्स्ट क्लॉज में टू बी वर्ब प्रेजेंट नहीं है, डू, डज, डिड, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा टैग में, उसको डू डज डिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कम्स था जो कि प्रेजेंट टेंस में था, तो यहाँ पर हमने डज लिख दिया प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। बस इतना सा है जो कि आपको याद करना है। रूल नंबर 60, एरर्स इन आर्ट आई, ये तो हमने पहले ही कर लिया, जहां पर भी एम होता है उसके टैग में हम आर्ट आई लिखेंगे, तो ये हो गया है। रूल नंबर 61, अ क्वेश्चन टैग फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस शुड ऑलवेज बी शैल बी। इसका क्या मतलब है? लेट से जो सेंटेंस होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस लेट से हम स्टार्ट करते हैं, उसका टैग हमेशा शैल से होगा, ठीक है। टैग में हम उस लेट को शैल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेट से वो टैग में हो जाएगा शैल, ओके। जैसे को लेट अस गो फॉर अ वर्क, तो टैग में क्या हो गया, शैल बी। लेट अस कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, टैग में हो गया शैल बी, ठीक है। तो लेट लेट वाला जो कुछ भी आएगा उसका आपको शैल ही करना है, ओनली एंड ओनली शैल, और कुछ भी नहीं, इसके अलावा शैल ही आपको यूज करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 62, द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट। अब यहाँ पर देखो, इन हम लार्जर एरिया के लिए यूज करेंगे, ऑन सरफेस के लिए, एट कोई स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक कोई लोकेशन के लिए हम एट यूज करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? एग्जांपल्स देखो, इन दिल्ली, दिल्ली एक लार्जर एरिया है। इन दुबई, दुबई एक बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां पर हम लोग इन यूज करेंगे। अब देखो, एट रोहिणी इन दिल्ली, अब रोहिणी दिल्ली के अंदर एक छोटा सा प्लेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, क्योंकि एट एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एट यूज कर देंगे। अब ऑन द टेबल, अब टेबल क्या हुआ, टेबल एक सरफेस की बात कर रहा है, मतलब कोई भी चीज हम टेबल के ऊपर रखेंगे ना, तो वो सरफेस के साथ उसका एक तो सरफेस के साथ उसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, तो इस वजह से किसी भी सरफेस की अगर बात हो रही है तो वहां पर हम ऑन यूज करेंगे, जहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो। इसके अलावा भी हम बीच के साथ ऑन यूज कर सकते हैं, ये एक लार्जर सरफेस एरिया है, तो वहां पर हम ऑन यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज हमें याद रखना है, इन ग्रेटर देन ऑन ग्रेटर देन एट। अब यहाँ पर होगा ईयर और मंथ, यहाँ पर होगा डे, एंड यहाँ पर होगा टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ईयर और मंथ के केस में हम इन यूज करेंगे, कोई डे के केस में हम ऑन, कोई टाइम के केस में हम एट यूज करेंगे। और इसको याद कैसे रखना है, इस तरह से याद रखना है कि इन बड़ा है साइज में, उसके बाद ऑन, उसके बाद एट, ठीक है। तो अब देखो, डेज में भी ईयर और मंथ सबसे बड़ा है, उसके बाद डे आता है, उसके बाद टाइम आता है, तो ऐसे आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स कैसे, अब एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि
ऑन मंडे, इन मंडे कभी नहीं होगा, ठीक है, ऑन मंडे। और वी कैन से एट 6 o'clock, or we can say in January 1999। ओके okay? अब यहाँ पर एक और चीज देखो, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसके पहले हम प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स है? टुडे, येस्टरडे, टुमारो, टुमारो, लास्ट संडे, कमिंग संडे। अगर ऐसे वर्ड्स सेंटेंस में प्रेजेंट है तो उस केस में हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे, नो प्रीपोजिशन। ओके, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि देखो, हम एट नाइट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एट येस्टरडे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको हटा देती हूँ। तो और एक चीज क्या है कि एट नाइट होता है एंड इन द मॉर्निंग होता है, इसको आपको याद रखना है। हमेशा एट नाइट होता है, इन नाइट कभी नहीं होता। इन द मॉर्निंग होता है, एट द नाइट एट द मॉर्निंग कभी भी नहीं होता, ठीक है। ये चीज आप एकदम याद कर लो। मॉर्निंग एंड इवनिंग के साथ भी हम इन लगाएंगे, इन द इवनिंग। अब रीजन क्या है? नाइट एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि नाइट में हम खत्म करते हैं, पूरे दिन को हम रात में जाके खत्म कर देते हैं, तो एक पॉइंट पे आके वो खत्म हो गया, तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम की तरह कंसिडर करते हैं। अब मॉर्निंग से दिन शुरुआत हो रही है, तो मतलब पूरा दिन अभी बाकी है, दिस इज नॉट अ पॉइंट। इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? इसको हम एरिया ऑफ टाइम। तो इस वजह से यहाँ पर हम एट लिखते हैं एंड यहाँ पर इन लिखते हैं, क्योंकि देखो पहले पढ़ा था, इन हम लार्जर एरिया के लिए यूज करते हैं एंड एट हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है। बहुत सारे रूल्स है यहाँ पर, ये याद कर लो। यहाँ से काफी सारे एरर्स पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यूज में। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 63 पे। विथ इम्पेरेटिव सेंटेंस द करेक्ट क्वेश्चन टैग इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से? जैसे कि देखो, रिक्वेस्ट, कमांड, कोई सजेशन, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वहां पर हमें सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग टैग को यूज करना है। जैसे कि देखो, इफ इट्स अ सजेशन और प्रपोजल, हम यहाँ वहां पर शैल भी यूज करते हैं। इफ इट्स अ कमांड और रिक्वेस्ट, वहां पर हम विल यू यूज करते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कोई सजेशन या फिर कोई प्रपोजल के केस में हम शैल भी यूज करते हैं। अब शैल कहाँ पर यूज करते हैं? इन सिंपल वर्ड्स हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कहाँ पर हम, जहां पर भी लेट होता है, जिस भी सेंटेंस पर लेट होता है वहां पर हम शैल लिखेंगे, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया। अब सेंटेंस रिक्वेस्ट है या फिर कमांड है, ये हम कैसे समझेंगे? अगर रिक्वेस्ट हुआ तो वहां पर प्लीज रहेगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि वो रिक्वेस्ट में जा रहा है। और अगर कमांड होगा तो सेंटेंस में कोई भी इंडिकेटर्स नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लो। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो, लेट्स गो टू द पार्क, तो लेट के साथ शैल होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल बी। अब नेक्स्ट देखो, ओपन द डोर, विल यू ओपन द डोर, ये क्या है? इस क्लॉज में कोई भी एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स नहीं है, देखो सीधे बोल रहा है ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, मतलब ये एक कमांड है। तो यहाँ पर हम लोग विल यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट। अब चलते हैं रूल नंबर 64, यूज ऑफ हैड बेटर। अब हैड बेटर का यूज क्या है? जहां पर भी हैड बेटर होगा जिस भी सेंटेंस में, वहां पर हम हमेशा V1 यूज करेंगे, विच इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है।
इट्स यूज टू गिव द स्ट्रॉन्ग एडवाइस और वार्निंग। ये भूल जाओ ये सब। मतलब जहां पर भी हैड बेटर होगा, हैड बेटर के साथ हमेशा हम सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट टेंस, हम हैड बेटर के साथ ऑलवेज। एग्जाम्पल देखो, यू हैड बेटर लीव नाउ। लीव इज अ V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी हैड बेटर टेक केयर। यू हैड बेटर नॉट टेल हिम। अब ये देखो, यू हैड बेटर टू लीव नाउ, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हैड बेटर के साथ हमें इंफिनिटिव यूज नहीं करना है। नो यूज ऑफ इंफिनिटी, मतलब टू प्लस V1, इसे हम कहते हैं इंफिनिटी, इसका यूज हम नहीं करेंगे हैड बेटर के साथ, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग चला गया। ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 65, यूज ऑफ वुड रैदर एंड हैड रैदर। ये क्या है? वुड रैदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव। वुड रैदर के साथ हम इंफिनिटिव को यूज नहीं करते हैं। हैड रैदर इज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश एंड आल्सो टेक्स अ बेयर इंफिनिटिव। अब हैड रैदर के साथ भी बेयर इंफिनिटिव। अब बेयर इंफिनिटिव का मतलब है कि नो इंफिनिटिव, ओके। बेयर इंफिनिटिव का बस इतना सा मतलब है कि इंफिनिटिव नहीं होगा, इंफिनिटिव नहीं होगा, ठीक। एग्जाम्पल देखो, आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट। कोई इंफिनिटिव नहीं है। ही वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी। आई हैड रादर डाई देन बेग फॉर मनी। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वुड रादर, हैड रादर एंड हैड बेटर, इन सब के साथ नो इंफिनिटिव, नो टू प्लस V1, ठीक है। Moving on to our next rule, rule number 66, use of to and enough. To is used in negative implication, मतलब ये एक नेगेटिव सेंस कैरी करता है to, एंड enough एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सफिशिएंट। enough एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सफिशिएंट, ओके। एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस बैग इज टू हेवी टू कैरी। इसका मतलब क्या है? इस बैग के बारे में बोला जा रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा हेवी है, और ये एक नेगेटिव सेंस में हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा भारी बैग है। इसका कोई पॉजिटिव सेंस हम यहाँ पर नहीं दे रहे कि कुछ कोई ये कोई अच्छी बात नहीं है बैग का भारी होना, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग टू यूज कर रहे हैं, ठीक है। ही इज टू वीक टू रन फास्ट। अब वीक, वीक इस वर्ड से ही समझ जाओ आप, वीक एक नेगेटिव वर्ड है। किसी चीज को वीक बोला जा रहा है मतलब एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, तो वहां पर हम इसलिए टू को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग एक क्या है? पॉजिटिव इंडिकेशन है। स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव सा वर्ड है जो कि किसी अच्छी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इनफ लिखेंगे। इसके बाद देखो, ही वॉज ब्रेव इनफ। ब्रेव एक अच्छी क्वालिटी है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, तो इसके साथ हम इनफ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स। अब स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव वर्ड है, उसके साथ हम टू यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। इसके बाद देखो, शी इज इनफ ब्रेव टू फाइट। अब ये सेंटेंस भी गलत है, बट क्यों? क्योंकि देखो, हमने पहले इन प्रीवियस क्लासेस हमने ये रूल पढ़ा था कि इनफ हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज एडजेक्टिव के बाद आता है। ये हमने पढ़ा था, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। याद करो हमने क्या पढ़ा था? इनफ हमेशा नाउन के पहले आता है, बट एडजेक्टिव के बाद आता है, एंड नाउन के पहले आता है। हमने एग्जाम्पल भी याद किया था, जैसे कि इनफ शुगर एंड स्ट्रॉन्ग इनफ, ये इसके बारे में है एंड ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे हमने इसको याद किया था, तो इसलिए ये सेंटेंस भी गलत हो जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि आज के लिए हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 67, यूज ऑफ प्रेफर टू एंड वुड रैदर। अब देखो, प्रेफर इज फॉलोड बाय अ नाउन और जिरांड एंड टेक्स टू। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, एंड वुड रैदर इज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव, मतलब वुड रैदर के साथ कोई इंफिनिटिव नहीं आता है। ये भी हमने पिछले वाले रूल में ही हमने पढ़ लिया था, तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफी। ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रनिंग।
आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट। अब यहाँ पर देखो इन्फिनेटिव नहीं है क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव हमने पहले ही पढ़ा था। मतलब कि यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता कि आई वुड, सेकंड, आई वुड rather stay at home than to go out, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर टू है, बट वुड रादर के साथ हम टू यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए करेक्ट सेंटेंस है आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट। ओके, शी वुड रादर रीड बुक्स देन वॉच टीवी, देन गो आउट। प्रेफर के साथ टू आता है लेकिन वुड रादर के साथ टू नहीं आता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन बिलो। I'll try to give reply to everyone and try to solve everyone's doubt. इसके अलावा भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।